हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएस स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट ईयर का सोशल साइंस का बोर्ड का जो पेपर हुआ था ना, उसी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो लास्ट ईयर और इस साल पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ऐसा आएगा मैचिंग में, जिसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो सेम तो आएगा नहीं, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर जो एमसीक्यू में आया आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में दे दिया जाए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो यूनियन लिस्ट है ना सब्जेक्ट की, जो केंद्र सूची है वो किससे जुड़ी है। देखो केंद्र सूची केंद्र से जुड़ी होगी, जो राज्य सूची है वो राज्य से जुड़ी होगी। ऐसे इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। स्टेट जो लिस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, यूनियन लिस्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट तय करेगी। कंकरेंट जो होती है ना, कंकरेंट, उसमें दोनों के दोनों फैसले ले सकते हैं, केंद्र राज्य दोनों ले सकते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, तो दोनों के दोनों फैसले ले सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों। और जो बाकी बचे विषय हैं जिसे हम रेसिडरी कहते हैं, मतलब इनके अलावा भी अगर कोई कानून बनाना पड़ेगा तो उसको कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। इस हिसाब से डी आंसर इसका था। ठीक है, और अब देखो मैं आपको और क्या बताना चाहता हूँ। देखिए आपने ये तो कर लिया, ये पैसे आपने कर ली। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है इसके आसपास की चीजें भी आपको करनी है। जैसे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट तो आपने देख लिया कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, कम से कम दो तो याद रखो। जैसे यूनियन लिस्ट, जैसे आपने पढ़ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देखती है, बैंकिंग का काम हो गया, और जितने भी फॉरेन अफेयर्स हो गए, या कोई हमें नोट गवर्नमेंट को न्यू इश्यू करना है तो वो हो गया। ऐसे ही आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, कंकरेंट में कितने सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में कौन आएगा, जो सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट देखती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया। कंकरेंट का मतलब होता है जिसे दोनों देख सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जिन्हें दोनों देख सकते हैं। तो कौन सा हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, तो दोनों देख सकते हैं। इस तरीके से ऐसे तैयारी करो, जो इसमें क्वेश्चन आए हैं इसके आसपास की चीजें भी पता लगाने की कोशिश करो, तभी आपको किसी भी सैंपल पेपर या पुराने पेपर को देखने का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बोला कि ये फीचर किसकी है, ये कह रहा भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल द कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन इंडिया। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेकुलर की बात कर रहा है। ये पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे हैं कि भारत में सभी समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी होगी। ये किसकी बात कर रहा है, पंथ निरपेक्ष की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछे गणतंत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक का रूल होगा। सोवरेन किसे कहते हैं कि हमारी कंट्री फ्री है, हमारी कंट्री में हमारा खुद का कंट्रोल है। और सोशल मतलब समाज में वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, समाजवाद के समाज के कल्याण के लिए काम करना। संप्रभुता मतलब हमारे देश पर हमारा खुद का नियंत्रण है। गणतंत्र जो है जनता का राज है, रूल ऑफ पीपल। फिर ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड पर यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द बिलीव इन एंड एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ वुमेन। बताओ वुमेन, जो वीमेन है ना, वीमेन, ये जब ये लग जाता है इसे वीमेन पढ़ते हैं, तो वीमेन की इक्वलिटी के लिए इनमें से कौन सी बात है, वो है फेमिनिस्ट। कौन सी, नारीवाद। नारीवाद का मतलब ये होता है कि जो महिला है ना, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान होगी, और इस प्रकार की वकालत की जाती है, तो नारीवाद। और पितृ सत्ता सिर्फ पिता की चलती है, माँ सत्ता सिर्फ माता की चलती है। समाजवाद मतलब समाज की सभी वर्गों के लोगों का कल्याण होना चाहिए, यानी कि अमीर अमीर हो, गरीब गरीब हो जाए। फिर फोर्थ देखिए, ये कह रहा है कि इट डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर है, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट इज लो, ह्यूमस इसमें बहुत लो होता है। ये कह रहा है इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। यहाँ पर हैवी रेन बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए ये लेटराइट सॉइल की बात कर रहा है। ऐसे कुछ चारों की चार सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। जो काजू है ना वो लेटराइट सॉइल पे ही उगता है, ठीक है, कैश्यू जिसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर सी है। फिर नेक्स्ट देखो कैसे आया क्वेश्चन। ये कह रहे हैं रबी फसलों को अच्छा पहले ऊपर लिखा है, ठीक है, रबी कैसे ऋतु के संबंध में सही बताइए। देखो आपको ना, ये देखो जब आप पढ़ रहे हो तो ये लिखा है कि रबी क्रॉपिंग जो सीजन है उसकी क्या फीचर है।
आपको पता है रबी सर्दी में बोई जाती है, बिल्कुल ट्रू है। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल जून में काट ली जाती है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे इसमें मेज कॉटन जूट आएगा, नहीं ये गलत लिखा है। तो रबी में कौन कौन सी क्रॉप आएगी, जैसे रबी दो है तो याद करने का तरीका मैंने बनाया था, रबी गेहूं, ठीक है, चना, इस तरीके। तो ये रबी में नहीं आती है, खरीफ में है। फिर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में कह रहे इम्पोर्ट प्रोडक्शन तो बिल्कुल ठीक है। तो अब तीन ठीक है, एक दो तीन, तो ये पहला दूसरा चौथा किस में है, सी में। तो इसका आंसर सी आ गया, ठीक है, समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपको सही मैच बताना है, कौन सा किया गया है। ये कह रहा है क्या लोह धातु प्राकृतिक है, ये कह रहा है क्या फेरस जो है वो नेचुरल गैस है, नहीं। क्या नॉन फेरस निकेल है, नहीं। क्या नॉन मेटेलिक मिनरल लाइमस्टोन, हाँ। एनर्जी मिनरल कोबाल्ट है, नहीं। तो हमें सही मैचिंग बतानी थी, तो सही मैचिंग कौन सी, सी, ठीक है। तो जो आध्यात्मिक खनिज कौन है, बलो पत्थर, तो सी आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये सेवंथ है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित है, मतलब सही आपको बताना है। वही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा वैसे ही है। तो ये कर सरदार पटेल क्या हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी से थे, क्या भगत सिंह स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या सी आर दत्त, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, क्या जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अवध किसान सभा से जुड़े हुए थे। तो सही है कि जवाहरलाल नेहरू जो अवध किसान सभा से जुड़े हुए थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैं आपको बता दूं, जो बारदोली सत्याग्रह ना, इससे पता कौन जुड़े हुए थे, सरदार पटेल जी जुड़े हुए थे, ठीक है। किस बारदोली सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए थे, सरदार पटेल जी, ये आपको याद रखना है। ऐसे हमें तो मैचिंग करने के लिए बोला, इन्होंने सही पेयर बोला था, तो डी आंसर है इसका, ठीक है। और सी आर दास किससे जुड़े हुए हैं, स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, बाकी तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है ना। तो डी का आंसर ठीक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एट्थ, ये कह रहा है कि आपको पता लगाना है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके इस बार भी आएगा, ठीक है, पिछली बार भी आया तो इस बार भी आएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो नेपोलियन जो हारा था वो जून 1815 में हार गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ यहाँ पे कुसुमतुनिया हुई 1832 में। फिर ये लगभग एक साल ही चले, पर इटली में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जर्मनी में फटाफट हो गया था, ठीक है। तो यूनिफिकेशन जर्मनी पहले हुआ, एक दो दिन का फर्क है, ठीक है, लगभग एक जैसे ही माना जाता है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा, सी। और हमें ऐसा दिया भी नहीं तीन के बाद चार हो, तो कंफ्यूजन वाला चीज़ नहीं थी, अगर दो पता थे तो आप आराम से कर लेते, इसलिए बड़ा बेनिफिट होता है इसका, सी आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया ना, हिंदी में भी क्वेश्चन दुनिया की संधि कब हुई, ये 1832 में हुई। नेपोलियन की हार कब हुई, जून 1815 में, ये मैंने लिख दिया था। और ये जर्मनी के जून 18 जनवरी 1871 में, ठीक है ना। और इटली का एकीकरण क्या हुआ 1861 से लेकर 1871 तक चलता रहा था। तो इस हिसाब से सी आंसर है, ठीक है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस हमने पूछा है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन था, हाँ। और बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, हाँ। तो रीजन भी ठीक है और तनाव का कारण भी यही था, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बाल्कन का है ना, आप ऐसे ब्रिटेन का पढ़ लेना और उसका यूनान का पढ़ लेना। और जो कवि थे ना जिनकी फिर बुखार होने से डेथ हो गई थी, जिन्होंने यूनान के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है, लॉर्ड बायरन, तो उनके बारे में अच्छे से करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये 10वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है जिसे गैरिबाल्डी किससे जुड़ा होता है, देख लो नाम दे के पूछ रहा है किससे था। तो इस बार भी ऐसा पूछ सकता है, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी भी करनी है। तो वो इटली से था, ठीक है। ऐसी बस इटली में ना, और जर्मनी का पढ़ लेना, और जो मांतेस्क्यू था उसका बारे में, उसके बारे में, और मैटरनिक ड्यूक मैटरनिक के बारे में पढ़ लेना, कहाँ से था, ठीक है ना। तो वो उसके बाद देखो ये 11 है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो बैंक है ना, बैंक की इनकम का सोर्स कौन सा है। तो देखिए बैंक की इनकम का सोर्स कैसे होगा, देखो जितने रुपए बैंक ने ब्याज के लिए
ग्राहकों से और जितने रुपए उन्होंने ब्याज के रूप में दिए, ठीक है ना, तो इस तरीके से मतलब बैंक की इनकम हो जाएगी, ठीक है ना। देखो एक कर्जदार के लिए गए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज की रकम के बीच का अंतर ही उसकी होगी, क्योंकि देखो रेट यहाँ लिखा है, यहाँ पे रेट लिखा है, तो रेट को हम सही नहीं मानेंगे क्योंकि रेट तय कर दिया और मान लो बहुत से लोगों ने पैसे जमा नहीं करा है, मतलब कर्जा ही नहीं उतारा, फिर कैसे करेंगे, इसलिए बेस्ट ढूंढना था इन दोनों में से, ठीक है, तो बी आंसर होगा, ठीक है। फिर अगर ये दूसरी बात है बच्चों के लिए, तो उनके लिए पूछा गया कि औपचारिक स्रोत कौन सा होगा, तो और अच्छा ये नहीं पूछा, ये पूछा है औपचारिक स्रोत से अगर हम लोन ले रहे हैं तो उस पर नजर कौन रखेगा, तो आरबीआई रखता है, ठीक है ना। फॉर्मल सोर्सेज से अगर लोन ले जा रहा है इंडिया में तो उसको सुपरवाइज कौन करेगा, आरबीआई करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, ये कह रहा है कि ऋण देने से पहले ऋणदाताओं को अक्सर समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता क्यों होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि समर्थक ऋणाधार किसे कहते हैं। समर्थक ऋणाधार मतलब हिंदी में तो मतलब ये होता है, समर्थक ऋणाधार हिंदी में बता रहा हूँ पहले, कि कोई चीज़ गिरवी रखवाना, और इंग्लिश में कोलेट्रल। जैसे अगर आपने 2 लाख का लोन लिया है तो आपने गहने गिरवी रखवा दिए या जमीन गिरवी रखवा दी, तो वो कोलेट्रल। तो ये कह रहा है कि आखिर ऋण देने से पहले ऋणदाताओं को अक्सर समर्थक ऋणाधार की जरूरत क्यों होती है, कि कल को अगर पैसा नहीं चुकाएगा तो उसको बेच के अपने पैसे की वसूल कर लेंगे, तो उसी लिए जरूरत होती है, ठीक है ना। इसका आंसर डी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ प्रोस्परस फार्मर। देख लो किस तरीके का क्वेश्चन आया, ये कह रहे जो किसान अमीर है, जो किसान बहुत अमीर है उसके लिए और विकास के क्या लक्ष्य होंगे, तो उसके लिए यही होगा कि भाई उसके परिवार की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसको समर्थन कीमत ज़्यादा मिल जाए। अब दिन और मजदूरी से उसको क्या लेना देना, क्योंकि वो तो पहले से बहुत अमीर है, तो वो क्या चाहेगा, हाई सपोर्ट प्राइस चाहेगा क्रॉप्स का, और वो चाहेगा एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरा तीसरा किसमें, सी में है, तो सी इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यूज कीजिएगा, लास्ट का पेपर है ना, तो आपके काम आ रहा है। फिर ये कह रहे हैं कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधि है। देखो 2 प्रकार के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 2 प्रकार के सेक्टर होते हैं, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या होता है, वहाँ फैसिलिटीज होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, ठीक है, तो ये कौन है इसमें, ऑर्गेनाइज में। और अनऑर्गेनाइज क्या होता है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे काम करने के घंटे निश्चित नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो जो क्लास ले रहे हैं वो किस में आएंगे, संगठित में आएंगे। फिर 15 क्वेश्चन है, कह रहा सरकार द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एंड ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। मतलब लिबरलाइजेशन तो होता है। अब आप में इस बार पूछ सकता है ग्लोबलाइजेशन क्या है, एमएनसी क्या होती है, ठीक है। और देखो आपको तीनों पता होना चाहिए, एक एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन तो आपने पढ़ लिया कि भाई जितने भी बैरियर होते हैं ना बिजनेस को करने के लिए, वो हटा दिए जाते हैं, तो वो क्या हो गया, उदारीकरण। निजीकरण मतलब है कि लोग अपनी फैक्ट्री वगैरह खोल सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन मतलब है जब एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करती है, ट्रांसफर करती है थ्रोट्स को, टेक्नोलॉजी लेकर आती है, लेबर ट्रांसफर होते हैं, तो वो होता है ग्लोबलाइजेशन। और ऐसी एमएनसी जो एक कंपनी है वो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार कर रही है, मतलब उसका कंट्रोल जो है बहुत सी कंट्रीज के अंदर है, उसके प्रोडक्ट का, वो वहाँ प्रोड्यूस कर भी रही है और बेच भी रही है, या प्रोड्यूस अपनी जगह कर रही है और बेच पूरी दुनिया में रही है, तो ऐसी कंपनी को एमएनसी कहते हैं। तो इसके फायदे बहुत सारे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, टेक्नोलॉजी की इनोवेशन करती है, अपना बना बना के लिख देना, ऐसी कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो। एक है विश्व बैंक जो है ना, विश्व बैंक वो विकास के लिए किसको मेजर करता है, प्रति व्यक्ति आय को। अब जैसे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का पूछ लिया, पर कैपिटा इनकम को, है ना, यही मेजर करता है वर्ल्ड बैंक। अगर आपसे यूएनडीपी पूछ लेता तो यूएनडीपी किसको देखता है, वो हेल्थ को भी देखता है, एजुकेशन को भी देखता है, और पर कैपिटा इनकम को भी देखता है ना। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। और अगर आपसे यूं पूछ ले कि शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो आप बताओगे एक वर्ष में जो 1 साल से छोटी उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो जो मर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। अगर आपसे इंग्लिश में पूछे इन्फेंट
मोडलिटी रेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इन 1000 number of child are dead. Are you getting what I'm saying here? In 1000 number of child are dead who are less than 1 year. Is called infant mortality rate. ठीक है ना? अगर आपसे पूछे बॉडी मास इंडेक्स क्या है, बीएमआई क्या है, अगर आपसे बीएमआई के बारे में पूछ लेना, बीएमआई, तो आप क्या बताओगे बीएमआई के बारे में, तो आप बोलोगे मास को उसकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को उसकी ऊंचाई के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, मतलब मास जैसे केजी में होता है और हाइट क्या होती है मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये याद रखना, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दी। अभी कह रहा है कि एक फैमिली है, उनमें इतने इतने सब कमाते हैं, तो एवरेज इनकम कितनी होगी, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 32,500। ठीक है, चारों को जोड़ेंगे 1,30,000 होगा, देखो 5 4 9 10 11 12 13, 1,30,000, 1,30,000 को 4 से डिवाइड कर दो तो 32500 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एवरेज आगे से हमने कैसे निकालना है, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देना है। फिर देखो ऐसे मतलब न्यूमेरिकल भी दे दिया उन्होंने, तो आपसे भी न्यूमेरिकल जैसे कोई पूछ सकता है, जैसे पर कैपिटा इनकम आप में पूछ ले, या नेशनल इनकम निकालने के लिए पूछ ले, जीडीपी निकालने के लिए बोल दे, तो जीडीपी कैसे निकालते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को टोटल कर देते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो जीडीपी आ जाएगी। जीडीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का टोटल जो होता है वो जीडीपी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नियंत्रण और संतुलन की क्या भूमिका है, भाई यही है कि अधिनायकवाद को रोका जाए, कि एक ही व्यक्ति जो है ना ऑथराइज ना हो जाए और वो अपना सब कुछ अपने तरीके से चलाने लग जाए, ऐसा ना हो। फिर देखो 19 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। अब जैसे यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम आया ना, तो हमें पता है कि टू पार्टी सिस्टम किसके अंदर है, तो भाई चाइना में तो वन पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर तो बहुत सारी पार्टी बन सकती है, तो ब्रिटेन हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ, ब्रिटेन हुआ। तो अब जैसे यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम पूछा है, तो आपसे यहाँ पर इसकी जैसा सब्स्टिट्यूट में ये पूछ सकता है कि नेशनल पार्टी किसे कहेंगे, नेशनल पार्टी के लिए कितने परसेंट चाहिए, नेशनल पार्टी के लिए लोकसभा में जो लोअर हाउस है ना, तो उसमें 4 सीट्स चाहिए और 6% वोट चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि भाई हमें प्रांतीय पार्टी बताइए, जो स्टेट पार्टी होती है, तो उसमें 2 सीट्स चाहिए असेंबली में, है ना, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और 6% वोट चाहिए होते हैं। तो इस तरीके के आसपास के क्वेश्चन की भी तैयारी आपको करनी है। फिर ये 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से अलग सरकार बनाने में बेल्जियम का प्राथमिक उद्देश्य था, तो वो ये भाषाई संयोजन सुनिश्चित करना था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन है, यहाँ पर आया, तो आप यहाँ पर ये पढ़ो कि श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ के अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, उसका एरिया कितना, हरियाणा की एरिया के इक्वल है लगभग, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, बेल्जियम का क्या है, बेल्जियम में 1 करोड़ के अराउंड पीपल है, और उसका जो एरिया है वो हरियाणा के हाफ के अराउंड है। तो और बेल्जियम में कौन कौन सी जो है ना लैंग्वेज वाले लोग हैं, डच है, फ्रेंच है, जर्मन है ना। और डच वाले कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। ठीक है, और जो जर्मन वाले हैं वो तो अलग अलग जगह रह रहे हैं। फ्रेंच वाले कहाँ रहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि फ्रेंच वाले कहाँ रहते हैं, बेलोनिया में रहते हैं। ठीक है, डच वाले फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसे ही जो श्रीलंका है उसमें दो कौन सी हैं लैंग्वेज के बेस पर जो आपस में मतलब सिविल वॉर हो जाता है, तो कौन सा है, एक सिनली है, जैसे इंग्लिश में सिनला बोलते हैं, और दूसरे तमिल है ना। तो इस तरीके से आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह दिखा रहा हूँ, देख लो लास्ट ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो इसके आसपास की चीजें आप अच्छे से तैयार करो। ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, अब मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा, केवल दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पूरी मतलब वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।
देखो कैसे पैसेज आई है। ठीक है, पैसेज को फिर पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर देने हैं। फिर पैसेज है, इसको पढ़ के आंसर देने हैं आपको। ये इंग्लिश में देख लो आप। फिर मैप वर्क है, मैप देख लो कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही था डियर, मुझे पूरी उम्मीद है हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।